हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन एंड दिस इज़ ए लेवल 2 सेशन। इस सेशन में हम लोग एडिटोरियल पेज और बिजनेस पेज के सारे हेडलाइंस करने वाले हैं एंड वी विल आल्सो ट्राई टू गो अहेड रीड एन एंटायर आर्टिकल ऑफ द आर्टिकल पेज ऑफ द एडिटोरियल पेज and at least one paragraph each from all the editorial section articles. So let us go ahead and let us look at this headline. और ये क्या लिखा है? India will have to make hard choices. जब आप हार्ड चॉइस को मेक करते हो, यू ऑलवेज मेक चॉइस, समझ गए ना? जब आप कोई चीज़, जब आप कोई ऑप्शन चुनते हो, जब आप कोई चॉइस करते हो, तो यू ऑलवेज मेक चॉइस। इंडिया को अभी कैसा चॉइस करना होगा? हार्ड चॉइसेस, कड़े कड़े फैसले लेने होंगे। ओके, ये इंडिया और चाइना के रिलेशन के बीच में ये आर्टिकल है कि इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में इंडिया कहाँ है, चाइना कहाँ है। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ लॉन्ग वांटेड इट टू एक्ट एज अ काउंटर वेट टू चाइना। जरा देखना, काउंटर वेट टू चाइना मतलब चाइना को बैलेंस करने वाला एक वेट। चाइना को कैसे करने वाला? बैलेंस करने वाला एक वेट, ठीक है ना? तो मान लो कि चाइना बहुत ऊंचा जा रहा है तो इसको थोड़ा नीचे लाने वाला वेट, और तराजू में हम लोग यही करते हैं ना, वेइंग बैलेंस में। तो यूनाइटेड स्टेट हैज़ लॉन्ग वांटेड इट टू एक्ट, इट किसके लिए? वांटेड इंडिया टू एक्ट एज ए काउंटर वेट टू चाइना। यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी लंबे समय से ये चाहता है, ठीक है ना? हैज़ लॉन्ग वांटेड, काफ़ी लंबे समय से यह चाहता आ रहा है कि इंडिया कैसे एक्ट करे, एक चाइना के काउंटर वेट के रूप में एक्ट करे। ऑलराइट, विल न्यू दिल्ली डू सो? क्या न्यू दिल्ली ये कर पाएगा? अब जरा देखते हैं कि फ़ोटो किसका दिया हुआ है। ज़रा आप आ जाइए यहाँ पे, देखिए आप फ़ोटो देखिए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, और ये हैं मिस्टर माइक पॉम्पियो, ठीक है ना? ज़रा देखो कि क्या लिखा है। चलो इसको छोड़ दो, अब हम लोग इसका पहला पैराग्राफ पढ़ के देखते हैं। ओके गाइज, आज के जो एडिटोरियल में आर्टिकल्स हैं थोड़े से आपको कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा सा फील हुआ। फिर भी हम देखते हैं कि क्या लिखा है। अ रीसेंट पॉलिसी ब्रीफ इशूड बाय द कार्नेजी इंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस। ये जो कार्नेजी इंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन समझ लो आपको। ओके, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कोई चीज़ इशू किया है। क्या चीज़? पॉलिसी ब्रीफ। ब्रीफ समझते हो? एक रिपोर्ट समझ लो आप, पॉलिसी रिपोर्ट। तो ये जो इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो पॉलिसी रिपोर्ट बनाया है वह कुछ असर्ट कर रहा है। असर्ट कर रहा है मतलब जोरदार तरीके से अपनी बात दबाव देकर कह रहा है क्या? दैट इवन इन अ पैंडेमिक वर्ल्ड इंडियाज इन्फ्लुएंस would enable it to become a strong counterweight to China। ये जो रिपोर्ट आया है यह जोर देकर क्या बात कह रहा है कि पैंडेमिक के दुनिया में भी भारत का जो प्रभाव है वह इसको इनेबल करेगा, इस योग्य बनाएगा। किस योग्य बनाएगा? एक चाइना के लिए एक स्ट्रॉन्ग काउंटरवेट बनने के काबिल बनाएगा भारत का प्रभाव। अ कर्सरी सर्च ऑफ रिसेंट न्यूज़पेपर्स। देखो, कर्सरी सर्च, आप लोग में से बहुत लोग कंप्यूटर यूज़ करते हो। कर्सर पता है ना आपको? तो जैसे जब आप ऊपर ऊपर देखते हो तो कैसे कर्सर ऊपर हिलता रहता है, और आप या कर्सरी सर्च मतलब कि एक मोटा मोटी सर्च, अ ग्लैंस, इस तरीके का चीज़, बहुत सीरियस सर्च नहीं, कर्सरी सर्च। कर्सर से ही सर्च करके, ऊपर ऊपर से ही अगर आप सर्च करेंगे, अ कर्सरी सर्च ऑफ रिसेंट न्यूज़पेपर्स, policy statements and even academic journals reveals this widespread belief। जरा देखना, बोलता है कि एक कर्सरी सर्च भी, कर्सरी सर्च का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि एक सिंपल सर्च भी किस चीज़ का? रिसेंट न्यूज़पेपर्स का, पॉलिसी स्टेटमेंट्स का, और एकेडमिक जर्नल्स मतलब दुनिया भर में पॉलिटिकल साइंस, जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, इस पे जितने भी एकेडमिशियंस काम कर रहे हैं, जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो जर्नल्स लिखते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं, अपना थीसिस लिखते हैं, रिसर्च लिखते हैं, उसी को एकेडमिक जर्नल्स कहा गया, ठीक है ना? तो बोलता है कि अगर आप एक सिंपल सर्च भी करते हैं हाल के न्यूज़पेपर्स का, पॉलिसी स्टेटमेंट्स का और एकेडमिक जर्नल्स का, तो ये तीनों
ठीक है ना। तो ये क्या रिवील करता है, इस वाइड स्प्रेड बिलीफ को ये रिवील करता है। इस वाइड स्प्रेड, ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ जो विश्वास है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ जो लोगों का मत है कि इंडिया चाइना के काउंटरवेट हो सकता है, इसको क्या चीज़ रिवील करता है, इसको कौन सा चीज़ उजागर करता है? अ कर्सरी सर्च ऑफ रिसेंट न्यूज़पेपर्स, पॉलिसी स्टेटमेंट्स एंड इवन एकेडमिक जर्नल्स। अब देखो यहाँ से एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का आपका क्वेश्चन बन सकता है। ये जो रिवील्स लिखा है, ये रिवील्स किसके लिए है? कर्सरी सर्च के लिए है, रिसेंट न्यूज़पेपर्स के लिए नहीं है, पॉलिसी स्टेटमेंट्स के लिए नहीं है, इवन एकेडमिक जर्नल्स के लिए भी नहीं है। ये सब नहीं रिवील करते हैं, एक कर्सरी सर्च इनका रिवील करता है। देख रहे हो ना। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो प्लीज़ गो अहेड एंड राइट ए यस। ओके, अब देखो, वन मे बी फॉरगिवन for thinking that this idea dates to contemporary watershed moments of military or economic strength, such as India's economic reforms of the early 90s or the nuclear tests of 1998। देखो थोड़ा सा ये है, थोड़ा खुद से भी पढ़ो इसको और देखो। जो सबसे पहला चीज़ हमें देखना चाहिए क्या है, वाटरशेड मोमेंट्स। और ये फिर से आ गया, मैंने आपको बताया था ना कि वाटरशेड मोमेंट कब होता है। एक टाइम आता है किसी के लाइफ में, कोई भी एक ऐसा टाइम जिसके बाद से वह आदमी पूरी तरीके से, या वह चीज़, वो ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से अपना सोच, अपना रंग रूप सब कुछ बदल लेता है। उसी को हम लोग बोलते हैं वाटरशेड मोमेंट। अब ज़रा देखना कि क्या लिखा गया है। वन मे बी फॉरगिवन फॉर थिंकिंग दैट दिस आइडिया डेट्स टू कंटेम्पररी वाटरशेड मोमेंट्स। कोई अगर ये सोचता है कि अभी जो कंटेम्पररी मतलब हाल के वर्षों में, जब मैं हाल का वर्षों बोलता हूँ तो पिछला 20 साल और अगला 20 साल, ठीक है ना, ये हाल के वर्ष होंगे। तो अगर कोई ये सोचता है कि हाल के वर्षों में जो वाटरशेड मोमेंट्स आया था, चाहे वो मिलिट्री के फील्ड में वाटरशेड मोमेंट हो या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के फील्ड में वाटरशेड मोमेंट हो, उसकी वजह से, इन वाटरशेड मोमेंट्स की वजह से इंडिया जो है काउंटरवेट बन रहा है चाइना का। लेकिन ये बिल्कुल भी गलत होगा। अब ये देखो, हाल के दिनों का एक वाटरशेड मोमेंट क्या बताया है। 1990 का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मैंने आपको बताया था ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो 1990 में नरसिम्हा राव की जो सरकार लेकर आई थी, तो ये एक वाटरशेड मोमेंट हुआ इंडिया के लिए। और इंडिया के लिए किस फील्ड में वाटरशेड मोमेंट हुआ? इकोनॉमी के फील्ड में। और न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ 1998 में, ये किस फील्ड में हुआ? मिलिट्री के फील्ड में एक वाटरशेड मोमेंट था, ठीक है ना। न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दिया इंडिया में, इसके बाद से इंडिया का सोच, इंडिया का नज़रिया, इंडिया का पावर सब कुछ बढ़ गया। तो किसी को ये लग सकता है कि इन दोनों चीज़ की वजह से इंडिया जो है चाइना का काउंटरवेट बन सकता है, या अभी हाल के वर्षों में इंडिया ने जो वाटरशेड मोमेंट्स किए हैं उनकी वजह से इंडिया चाइना का काउंटरवेट बन सकता है। लेकिन यह गलत होगा, ये बात गलत होगा कि अभी हाल के वर्षों में जो चीज़ हुआ है उसकी वजह से लोग ऐसा कर रहा है। शॉर्टली आफ्टर इंडिया टर्न्ड इंडिपेंडेंट इन 1947, मतलब इंडिया जब आज़ाद हुआ 1947 में, और एंड द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी केम इनटू पावर इन 1949, और 1949 में जब चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आ गई, जस्ट उसी के बाद, उसी के थोड़े टाइम बाद, द न्यूयॉर्क टाइम्स डिक्लेयर्ड दैट इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बिकम अ ग्रेट काउंटरवेट टू चाइना। मतलब देखो, 1949 के आसपास में ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह घोषित कर दिया था कि एक आज़ाद भारत चाइना के लिए एक बहुत बड़ा काउंटरवेट बनेगा। ये उसी समय तय हो गया था। ये हाल के वर्षों में जो वाटरशेड मोमेंट्स आए हैं, जैसे कि 1990s का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और 1998 का न्यूक्लियर टेस्ट, ये इन्होंने अभी इंडिया को काउंटरवेट नहीं बनाया, इंडिया को बहुत पहले से ही काउंटरवेट मान रहे थे। तो गाइज, आप ये एक चीज़ ज़रूर करना कि ये जितना मैंने पढ़ाया है सिर्फ इस पोर्शन में, आप ये ज़रूर बताइएगा अगर आप समझ गए तो। ओके, नाउ लेट अस मूव टू दिस आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, जब आप बैंक में जाओगे तो द बैटल इन इंडियन फिनांस सिस्टम में जो बैटल है, अब देखो, आप जब बैंक में जाते हैं, चाहे आप बैंक पीओ बनने जा रहे हो या बैंक क्लर्क बनने जा रहे हो, कुछ कुछ चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। जैसे देखो, इंडिया के फिनांस सिस्टम के बारे में अभी कुछ बात हो रही है, तो इसको हम लोग पढ़ के देखेंगे। और पूरा समझ नहीं जाना है, किसी प्रोफेसर की तरह नहीं समझना है, हमें बस एक स्टूडेंट की तरह, एक आम आदमी की तरह थोड़ी सी जानकारी चाहिए बस। While the debate is framed
एज वन बिटवीन बैंक्स एंड डेप्टर्स फोकस ऑन द बिगर पिक्चर। कहता है कि जो डिबेट हम फ्रेम करते हैं, जो डिबेट हम तय करते हैं बैंक्स और डेप्टर्स के बीच में, जब हम डिबेट तय करते हैं हम लोगों को बिगर पिक्चर पे भी ध्यान देना चाहिए। तो देखते हैं इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में क्या लिखा है ऐसी बात। अ की स्ट्रक्चरल इशू बिहाइंड द स्लो डाउन एंड नाउ द कॉन्ट्रैक्शन इन द इंडियन इकोनॉमी इज द क्राइसिस रिडन फाइनेंशियल सेक्टर। कहता है कि अभी जो ये स्लो डाउन हुआ है इंडियन इकोनॉमी का और ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, आपने देखा जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इसके पीछे एक की स्ट्रक्चरल इशू है। स्ट्रक्चर में ही एक इंपॉर्टेंट इशू है, वो क्या है? द क्राइसिस रिडन फिनेंशियल सेक्टर, क्राइसिस से दबा हुआ फिनेंशियल सेक्टर। और मैंने आपको बताया था बेड रिडन पेशेंट, याद आया आपको? बेड रिडन पेशेंट मतलब जो बेड पे पड़ा हुआ पेशेंट है, तो क्राइसिस से दबा हुआ फिनेंशियल सेक्टर, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। द चैलेंज हैज़ ओनली बिकम बिगर ओवर द पास्ट डिकेड। पिछले एक दशक में ये चैनल और भी बड़ा ही हो गया है और बड़ा ही हुआ है। इसको कैसे लिखा है? हैज़ ओनली बिकम बिगर। एज पॉइंटेड आउट बाई फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम, जैसा कि पॉइंट आउट किया गया था, दिखाया गया था, निकाला गया था, ठीक है ना? एज पॉइंटेड आउट बाई, जैसा कि पॉइंट आउट किया गया था चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा। क्या क्या पॉइंट आउट किया गया था? व्हाट वाज इनिशियली अ ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस। पहले जो एक ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस था, दो बैलेंस शीट क्राइसिस था, जो एनकम्पास कर रहा था बैंक्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को, समझ गए ना? और मैंने आपको बताया है जब कोई चीज़ किसी चीज़ को एनकम्पास करता है तो उसको इंक्लूड करता है। कंपास से अगर आप कोई चीज़ बनाओगे तो ऐसा ही बनेगा ना। तो इसके अंदर जो भी चीज़ आ गया ये सब इनकम्पास कर रहा है। तो पहले जो ट्विन बैलेंस शीट का प्रॉब्लम था, जो किसको इनकम्पास कर रहा था? बैंक्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज को, बिकेम अ 4 बैलेंस शीट क्राइसिस। ये 2 बैलेंस शीट क्राइसिस तुरंत 4 बैलेंस शीट क्राइसिस बन गया, जो अब किसको इंक्लूड कर रहा है? देखो यहाँ इंक्लूडिंग वर्ड का इस्तेमाल किया है, जो अब किसको इंक्लूड करने लग गया? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को और रियल एस्टेट फर्म्स को। देखा? द पैंडेमिक्स शॉक, ये पैंडेमिक का जो शॉक लगा है, हैज़ मेड मैटर्स वर्स, इसने स्थिति को और ख़राब कर दी है। स्थिति को ख़राब कर देने के लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैटर को वर्स कर दिया है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ केवी कामत कमेटी, केवी कामत कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से, और केवी कामत कमेटी के बारे में देखो क्या लिख रहा है, सेट अप बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू लुक इनटू द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स आफ्टर द कोविड-19 शॉक। ठीक है ना? केवी कामत कमेटी जो आरबीआई के द्वारा सेटअप किया गया था, किस चीज़ के लिए? टू लुक इनटू द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स, लोन्स के रीस्ट्रक्चरिंग के मैटर को देखने के लिए। और लोन्स का रीस्ट्रक्चरिंग कब? आफ्टर द कोविड-19 शॉक। ठीक है ना? तो इस कमिटी के हिसाब से देखना, फिर से लाइन पढ़ना, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द केवी कामत कमिटी set up by the Reserve Bank of India to look into the restructuring of loans after the COVID-19 shock, ठीक है ना? तो इसके अनुसार क्या है? Almost 70% of banking sector debt has been affected by the shock of the pandemic. बैंकिंग सेक्टर ने जितना भी डेप्ट बांटा है, जितने भी कर्ज बांटे हैं, उसका 70% अफेक्ट होगा किस चीज़ से? पैंडेमिक के शॉक से। ठीक है ना? अब किसी भी आदमी ने जिसने लोन लिया था, अपना बिजनेस शुरू किया था, अब वो इस पैंडेमिक की वजह से उसका बिजनेस हैम्पर हो गया, उसका बिजनेस बंद है, तो वो कहाँ से लोन चुकाएगा? कहाँ से लोन का इंस्टॉलमेंट पे करेगा? सो 70% ऑफ द बैंकिंग सेक्टर का जो लोन है वो इसकी वजह से अफेक्टेड हो गया है। ऑलराइट, अब देखते हैं जरा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। दिस रफाल इंडक्शन, रफाल का जो ये इंडक्शन है, could not have happened at a more opportune time. opportune time मतलब एकदम सही टाइम, सही अपॉर्चुनिटी वाला टाइम,
ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि ये जो राफेल का इंडक्शन हुआ है इससे बढ़िया समय पे, इससे अपॉर्चून समय पे नहीं हो सकता था आज का सिक्योरिटी सिनेरियो को कंसीडर करते हुए। तो चाइना के साथ हमारा सिक्योरिटी का जो सिनेरियो है उसको कंसीडर करते हुए ये कह रहे हैं। अभी देखो कि ये भाई साहब हैं हमारे राजदीप सरदेसाई, ठीक है ना। ये सिर्फ अपने ही चश्मे से दुनिया को देखते हैं, और सही बात है, अपने ही चश्मे से दुनिया को देखना चाहिए। ज़रा देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। ऑन इंडियाज स्टेज द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। इंडिया के स्टेज पे ये जो एब्सर्ड, बेतुकापन, ठीक है ना, उसका जो थिएटर चल रहा है उसी के बारे में कह रहे हैं। मीडिया का जो डिक्लाइन हो रहा है, अभी मैंने आपको 3-4 आर्टिकल्स में ऐसा बताया है कि लोग बोल रहे हैं कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत का केस है इससे मीडिया का डिक्लाइन है, मीडिया का पतन है, द मीडिया प्लंज कर गया है, क्वालिटी ऑफ इंडियन मीडिया को एकदम ख़राब हो गया है। देखिए इसमें क्या लिखा है इन्होंने। फॉर वीक्स नाउ द ऑबिचुअरी ऑफ टीवी न्यूज़ हैज़ बिन रिटन बाय मेनी मीडिया ऑब्जर्वर्स। देख लो, ऑबिचुअरी मैंने आपको दिखाया भी था, और आप लेवल 1 के बच्चे भी इसको देख सकते हैं कि पेपर में देखो आप अक्सर लिखे रहते हैं किसी के रिलेटिव का जब डेथ होता है, किसी के फादर का, किसी के मदर का, या किसी का भी डेथ होता है, तो एक शोक संदेश वो रिलीज करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑबिचुअरी। जब किसी के मरने पे कोई संदेश लिखा जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑबिचुअरी बोलते हैं। कई बार पूछा है इसको एसएससी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कोई अलग चीज़ तो होता नहीं है, तो आप देख लो इसको, ऑबिचुअरी आप ज़रूर याद रखना। अब हम अगर कह देते हैं कि किसी का भी ऑबिचुअरी लिखा जा चुका है, मतलब कि अब इसका अंतकाल आ चुका है। फॉर वीक्स नाउ द ऑबिचुअरी ऑफ टीवी न्यूज़ हैज़ बिन रिटन बाय मेनी मीडिया ऑब्जर्वर्स। बहुत सारे लोग जो मीडिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं उन्होंने टीवी न्यूज़ का ऑबिचुअरी लिखा जा चुका है कई हफ्तों से। द सेंसेशनल, ये तो देख ही लिया आप। एथिकली फ्लॉड, मतलब एथिकल, मोरल रूप से फ्लॉड, जिसमें कमियां हैं एथिकली, एंड एट टाइम्स totally inane coverage of actor Sushant Singh Rajput's tragic death is being seen as the last rites of medium in seemingly terminal decline। लंबा सेंटेंस है, जरा इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कहता है कि ये जो सेंसेशनली, एथिकल रूप से रॉन्ग, और कई बार एकदम सिली, इनेन का मतलब जिसमें कोई सेंस ना हो, एकदम सिली मिस्टेक बोलते हैं ना, इसको हम लोग इनेन कह सकते हैं, जिसमें कोई सेंस नहीं हो। तो ये सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में ही बोल रहा है। क्या सेंसेशनल, ठीक है ना, एथिकली फ्लॉड मतलब मोरल रूप से गलत, और कभी कभी तो पूरी तरीके से सिली, बेतुका कवरेज ऑफ एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ट्रैजिक डेथ इज बीइंग सीन। इसको किस रूप में देखा जा रहा है, एज द लास्ट राइट्स ऑफ अ मीडियम, एक मीडियम का अंतिम संस्कार के, एक माध्यम के अंतिम संस्कार के रूप में देखा जा रहा है। और इस माध्यम के बाद के, इस माध्यम मतलब मीडिया का माध्यम, इस माध्यम के बारे में, इस मीडियम के बारे में क्या लिखा जा रहा है, इन सीमिंगली टर्मिनल डिक्लाइन, जो लग रहा है कि टर्मिनल डिक्लाइन में है। अब देखो, मीडिया डिक्लाइन में लग रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। कैसा डिक्लाइन में है, टर्मिनल डिक्लाइन में है। दोस्तों, क्या मैंने आपको बताया है कि टर्मिनल का मतलब कि जो अब वापस ठीक नहीं हो सकता है? मैंने आपको बताया था टर्मिनल इलनेस मतलब सीवियर इलनेस, बहुत गंभीर बीमारी। तो यहाँ टर्मिनल डिक्लाइन का मतलब जो गंभीर पतन की ओर है, ठीक है ना। तो अब पता नहीं मुझे आपको ये सारी लाइनें समझ में आ रही हैं कि नहीं। अब जरा देखना, बट इज द मैडनिंग 24/7 ब्रेकिंग न्यूज़ वर्ल्ड trapped in a vicious cycle of ratings, revenues, hyper competition and failed regulation। देखो, क्या ये मैडनिंग 24/7 ब्रेकिंग न्यूज़ का जो ये वर्ल्ड है, जो चक्कर है, क्या ये ट्रैप नहीं हो गया है? किस चीज़ में? एक विशियस साइकिल में। विशियस मैंने आपको बताया था, समझ गया ना, याद है? जो विशियस को मैं आपको कैसे बताऊं, जो एकदम ही मेनासिंग, जो हार्मफुल है। विशियस मतलब जो हार्मफुल है, जो बहुत ही खराब है, जिसका सोच इल है, ठीक है ना। विशियस साइकिल ऑफ रेटिंग्स, रेवेन्यूज,
हाइपर कंपटीशन और फेल्ड रेगुलेशन, ये चारों के वीसीएस साइकिल में फंस जाता है। ये चारों के वीसीएस साइकिल में फंस जाता है। वीसीएस साइकिल मैंने कई बार बताया है, ठीक है ना। तो इतना ही आप समझ लो, वीसीएस का मतलब ज़रूर देखना, मैंने आपको वीसीएस साइकिल बताया है। अगर याद हो तो अच्छी बात है। अब देखो ज़रा, एक न्यूज़ किस चीज़ पे आया है, ये आर्टिकल किस चीज़ पे है। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनईपी, फोकस ऑन टीचर्स। एनईपी के ऑब्जेक्टिव्स, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स, इसके एम्स को अचीव करने के लिए आपको किस पे फोकस करना पड़ेगा? फोकस ऑन टीचर्स। ऑलराइट, नाउ लेट अस लुक एट व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू टेल अस। इन फिनलैंड कहाँ है ये कंट्री, और इसका कैपिटल क्या है पता है आपको? इन फिनलैंड द टैगलाइन फॉर स्कूल एजुकेशन इज लेस इज मोर। टैगलाइन समझते हो ना, हर ब्रांड के नीचे उसका कुछ टैगलाइन होता है। इन फिनलैंड द टैगलाइन फॉर स्कूल एजुकेशन इज लेस इज मोर। स्कूल एजुकेशन का फिनलैंड में क्या टैगलाइन है कि लेस इज मोर, कम ही ज़्यादा है, कम पढ़ाओ वही ज़्यादा है। इट इज़ प्ले एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग। वहाँ का जो लर्निंग है वो किस चीज़ पे आधारित है? प्ले पे और डिस्कवरी पे। वहाँ पे अगर प्लांट्स के बारे में कुछ पढ़ाना है तो हम उस बच्चों को गार्डन में ले जाएंगे, जंगल टाइप की चीज़ में ले जाएंगे, मैदान में ले जाएंगे, जहाँ वो प्लांट्स को देखकर कुछ सीख सके। पेपर में देखकर नहीं सिखाएंगे उसको। दिस इज़ व्हाट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज़ विजुअलाइज्ड। हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना है उसने इसी चीज़ को विजुअलाइज़ किया है। मतलब हम भी इसी चीज़ को करना चाहते हैं आगे फ्यूचर में। जो चीज़ आप आगे फ्यूचर में करना चाहते हैं उसके बारे में जो आप प्लान बनाते हैं वही विजुअलाइज़ करते हैं। तो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी इसी चीज़ को विजुअलाइज़ किया है। किस चीज़ का होप करते हुए? होपिंग टू फिल लर्निंग गैप्स। लर्निंग में गैप्स जो आ जाते हैं उनको फिल करने के लिए। अब किसी बच्चे को सिर्फ किताब से रटवाते रह गए और वो देख नहीं पाया वो चीज़ को, ठीक है ना, तो ये एक गैप रह गया। तो होपिंग टू फिल लर्निंग गैप्स एंड इनकलकेट, देखो इनकलकेट वर्ड आ गया। इनकलकेट मैंने आपको बताया था ना, जो चीज़ आप सीखते हैं और अपने अंदर उसको लाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एनईपी ने इसको विजुअलाइज किया है, क्या होप करते हुए कि लर्निंग गैप्स को हम फुलफिल करेंगे और इनकलकेट करेंगे क्या? क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग। कोई चीज़ ऐसा हो रहा है तो बस यही नहीं सोच लेना हाँ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या इसके अलावा किसी और चीज़ से हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं क्रिटिकल थिंकिंग। और उसको हम क्या करना चाहते हैं? इनकलकेट करना चाहते हैं, मतलब अपने बच्चों में यह गुण देना चाहते हैं। ओके, इनकलकेट याद रहेगा। बट इट इज़ अनलाइकली टू हैपन विद द एम्यूनिशन ऑफ द पास्ट। लेकिन पास्ट के गोला बारूद को देखते हुए, एम्यूनिशन को देखते हुए ये संभावना कम लगती है कि ये होगा। ओके, एक पैराग्राफ में और पढ़ देता हूँ, जरा देखूँ इसका टाइम कितना हुआ है। ओके, अभी टाइम है हमारे पास। इन द एजुकेशन सिस्टम द 3 क्रिटिकल एलिमेंट्स आर टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड द इकोसिस्टम ऑफ द स्कूल। क्या बोल रहा है? स्कूल का इकोसिस्टम, और उसमें क्या क्या शामिल किया है? सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, प्ले अरेंजमेंट्स, फैसिलिटीज एंड द अंडरलाइंग कॉम्पैक्ट विद द इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। टू एनकरेज क्रिएटिव थिंकिंग इन स्टूडेंट्स, particularly first generation learners, the teacher is the most critical component। देखो क्या कह रहा है कि क्रिएटिव थिंकिंग स्टूडेंट्स में हम क्या इनकरेज करना चाह रहे हैं? क्रिएटिव थिंकिंग, वो सोचे, क्रिएटिव चीज़ सोचे। पर्टिकुलरली फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स किसको बोला जा रहा है? ऐसी फैमिली में जिसमें बच्चा जो है वो सबसे पहली बार स्कूल जा रहा है, ना इसके मॉम डैड गए हैं, ना इसके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर गए हैं, ये पहला जनरेशन है जो स्कूल जा रहा है कुछ सीखने, ठीक है ना। ऐसी फैमिलीज़ के बारे में बात हो रहा है, खास करके फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स में, ठीक है ना। क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करने के लिए टीचर जो है वो मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट होता है, ठीक है ना। टीचर वैसे तो क्रिटिकल कंपोनेंट होता है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन के लिए तो खास कर, क्योंकि उसके मॉम डैड इतने एक्सपीरियंस नहीं होते हैं या नहीं जानते हैं बताने के लिए। टीचर इज द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट गाइडिंग, एनकरेजिंग एंड चैलेंजिंग स्टूडेंट्स, ठीक है ना।
एम्पेरिकली मतलब एक्सपेरिमेंटली ये मैंने आपको बताया ना, एम्पेरिकली, एम्पेरिकल फार्मूला केमिस्ट्री याद करो। एम्पेरिकली स्टडीज शो गवर्नमेंट टीचर्स आर बेटर क्वालिफाइड एंड ट्रेंड। एक्सपेरिमेंट के आधार पे, ठीक है ना, एक्सपीरियंस के आधार पे स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं ज़्यादा क्वालिफाइड और ट्रेंड हैं। एंड इफ़ मेड टू टीच, और अगर उनको उनसे पढ़वाया जाए, एंड इफ़ मेड टू टीच दे डिलीवर बेटर आउटकम्स, वो बढ़िया आउटकम्स डिलीवर करते हैं, बढ़िया रिजल्ट्स को क्या करते हैं, देख लो, डिलीवर करते हैं, कंपेयर टू टीचर्स ऑफ द एवरेज प्राइवेट स्कूल्स। ओके, देखो यहाँ रिजल्ट को क्या किया जा रहा है, डिलीवर किया जा रहा है, रिजल्ट के बदले क्या लिख दिया है, आउटकम लिख दिया है। ऑलराइट, सो दैट विल बी ऑल इन दिस आर्टिकल। नाउ लेट अस मूव टू दिस आर्टिकल, और ये अमेरिका के इलेक्शन, वहाँ का पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, जरा देखते हैं क्या है। द एविडेंस अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सबूत। डोनाल्ड ट्रंप भी अपने आप में एक कैरेक्टर है, और अमेरिका तो खुद में ही एक कैरेक्टर है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को चूज़ किया है। एनीवे, देखते हैं। COVID-19, which has killed at least 2 lakh people, 2 lakh Americans, may still claim the presidency of Donald Trump. वो डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंसी अभी भी क्लेम कर सकता है, मतलब COVID-19 जो है डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंसी भी खा सकता है। अ न्यू बुक बाय जर्नलिस्ट बॉब वुडवर्ड, और उस बुक का नाम क्या है, रेज। देख लो, रेज का मतलब मैंने बताया था ना आपको। ऑन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, कोट्स, वो कोट कर रहा है, ये जो बुक है ये कोट कर रहा है। द प्रेसिडेंट एडमिटिंग दैट ही डेलिबरेटली प्लेड डाउन द पैंडेमिक एंड दैट ही न्यू इट वाज मच मोर लीथल दैन सीजनल इन्फ्लुएंजा। ये इस बात को कोट कर रहा है, मतलब इस बात को लिखा है इसने, ये बात ये बता रहा है, ये जो किताब है ये रेज, कि जो प्रेसिडेंट है वो एडमिट कर रहा है कि उसने जानबूझकर डेलिबरेटली इस पैंडेमिक को प्ले डाउन किया। प्ले डाउन किया मतलब इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया, और कि वह जानता था, कौन जानता था, प्रेसिडेंट जानता था कि यह काफ़ी ज़्यादा घातक है सीजनल इन्फ्लुएंजा से, ठीक है ना। द बुक एड्स टू अनदर अनफ्लैटरिंग रिवेलेशन। अब देखो, इस बुक ने एक और रिवेलेशन, मतलब एक और चीज़ उजागर जो हुआ, रेवोल्यूशन, उसको भी ऐड किया है, ठीक है ना। अनफ्लैटरिंग रिवोल्यूशन, अगर आप पढ़ रहे हो अनफ्लैटरिंग का मतलब नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ये तो समझ में आ गया कि कुछ उजागर करने वाली बात हो रही है यहाँ पे। द बुक एड्स टू अनदर अनफ्लैटरिंग रिवोल्यूशंस अबाउट मिस्टर ट्रम्प्स डिस्डेन फॉर मेन इन यूनिफॉर्म। देखो, ये जो बुक है ये और अनफ्लैटरिंग, फ्लैटर करना मतलब क्या होता है, किसी को चापलूसी करना, किसी को खुश करना, किसी के बारे में अच्छी बात कहना, ठीक है ना। तो ये जो रिविलेशन है ये सब कैसा है, अनफ्लैटरिंग है, ट्रंप को हानि ही करेगा, ट्रंप को गुस्सा ही दिलाएगा, ट्रंप को फ़ायदा नहीं करेगा। तो द बुक एड्स टू अनदर अनफ्लैटरिंग रिवोल्यूशन अबाउट मिस्टर ट्रंप्स डिस्डेन। डिस्डेन का मतलब डिसलाइक, हेट, ठीक है ना। तो मिस्टर ट्रंप का डिसडेन, मिस्टर ट्रंप का डिसलाइक किसके लिए, फॉर मैन इन यूनिफॉर्म, जो मैन यूनिफॉर्म में है, चाहे वो सोल्जर्स हो चाहे पुलिस वाले हो। हिज बिलीफ इन डिक्टेटरशिप, उनका जो बिलीफ डिक्टेटरशिप में है, एंड डिसफंक्शनैलिटी ऑफ हिज फैमिली, और उनके फैमिली का जो डिसफंक्शनैलिटी है, इन आर्टिकल्स, इंटरव्यूज एंड बुक्स रिटन बाय हिज फॉर्मर लॉयर, हिज नीस एंड अदर्स हु हैव वर्कड विद हिम, ठीक है ना। तो ये शायद ज़्यादा लंबा सेंटेंस हो गया, लेकिन फिर भी आप इसको, मैं आपको एक बार फिर से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो बुक है ये और भी रिवोल्यूशंस ऐड करता है, जैसे मिस्टर ट्रंप के डिसडेन, मिस्टर ट्रंप के डिसलाइक के बारे में, मैन इन यूनिफॉर्म, उनका डिक्टेटरशिप में जो उनका विश्वास है वो चीज़ रिवील करता है, उनका फैमिली जो डिसफंक्शनल है, उनका फैमिली जो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, मतलब उसमें जो मनमुटाव है और जिसमें फॉल्ट्स हैं वो रिवील करता है। किस चीज़ में रिवील करता है, in articles, interviews and books written by his former lawyer, his niece and others who have worked with him. इन सारे लोगों के लॉयर्स, उनकी भतीजी और या भतीजा, या इन लोगों ने जो भी आर्टिकल्स लिखे, इंटरव्यूज़ दिए और बुक्स दिए हैं, लिखे, इन सारी चीज़ों से ये बातें रिवील होती है। चलो, लंबा सेंटेंस था, इसको ज़्यादा हम लोग नहीं देखते हैं। लेट मी लुक एट द टाइम, इट्स ऑलरेडी 30 minutes. सो गाइज, दैट विल बी ऑल. I hope you have liked the session.
So keep watching it, keep enjoying and keep learning. Thank you.